हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। हम लोगों ने जो कल पढ़ा था वो आप लोगों को याद है कि नहीं है? चलिए, तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों ने कल का वीडियो बहुत ध्यान से देखा होगा। कल हम लोगों ने डिस्कशन किया था अधिचर्म के बारे में, यानी कि एपिडर्मिस के बारे में हम लोगों ने डिस्कशन किया था। आज हम लोग बात करने वाले हैं एपिडर्मिस टिश्यूज जो होते हैं। मैंने कल आप लोगों को एक बार बताया था कि सबसे बाहर की जो लेयर होती है उसको हमने क्या नाम दिया था? एपिडर्मिस नाम दिया था। तो जो एपिडर्मिस होती है, यानी कि जो अधिचर्म होती है, उसके ऊपर मैंने क्या बताया था? क्यूटीन होती है, क्यूटीन की लेयर होती है। आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं ग्राउंड टिश्यू सिस्टम के बारे में। तो जो ये ग्राउंड टिश्यू सिस्टम जो होता है, यानी कि इसको हमने भरण ऊतक नाम दिया है, ये है क्या? मैंने आपको पहले भी कल भी एक चीज कही है, ये सब चीजें आप लोग पढ़ चुके हैं पहले वाले चैप्टर्स के अंदर। तो हम 1 बाय 1 डायग्राम बना के चलेंगे ताकि आप लोगों को इजी रहे समझने में। तो समझिएगा, मैंने कल कहा था आप लोगों को कि बाहर वाली लेयर जो थी, इसको हमने क्या नाम दिया था? क्यूटिकल लेयर नाम दिया था। ठीक है। फिर मैंने कहा था कि यहाँ पे एक विशेष तरह की कोशिकाएं होती हैं जिनकी संरचना ढोलकाकार से होती है, यानी कि रेक्टेंगुलर शेप भी इनकी हो सकती है। और इसको हमने क्या नाम दिया था? इसको हमने नाम दिया था एपिडर्मिस। ठीक है, जिसको हमने क्या बोला था? अधिचर्म भी बोला था। अब आती है नेक्स्ट चीज के बारे में, जो ग्राउंड टिश्यू सिस्टम जो होता है, यहाँ पे सबसे पहली चीज जो आती है वो क्या आती है? वो आती है हाइपोडर्मिस। ठीक है, फिर आती है कॉर्टेक्स, फिर आती है यहाँ पे एंडोडर्मिस। ठीक है, फिर आता है पित्त, और फिर आती है आपकी मेडुलरी रेस। ठीक है, अगर मैं अगेन इसको अगर हम हिंदी में लिखेंगे तो जो हाइपोडर्मिस होती है उसको हम क्या बोलते हैं? अंतश त्वचा बोलते हैं। ठीक है, ये क्या हो गया आपका? वल्कुट। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, ये अधश त्वचा, सॉरी हिंदी में इसे हम क्या बोलते हैं? अधश त्वचा, वल्कुट। और ये हो गई आपकी अंतः त्वचा, अंतश त्वचा बोलते हैं इसको। और फिर आ गया पित्त। पित्त को हम लोग क्या बोलते हैं? मज्जा। और इसमें से क्या निकलती है? आपकी मज्जा किरणें निकलती हैं। तो बच्चों, ये जो चीजें हैं ये यहाँ पे आप लोगों को पता होनी चाहिए। तो हम सबसे पहले वाली चीज के बारे में बात कर रहे हैं, जिसको हमने क्या नाम दिया था? हाइपोडर्मिस नाम दिया था। बच्चों, हाइपोडर्मिस की जो लेयर्स होती हैं, ये लगभग अगर हम लोग बात करें कि सबसे पहले की डेवलप कहाँ पे है, ये उपस्थित कहाँ पे है, तो इसकी उपस्थिति के रेफरेंस में अगर हम लोग बात करें तो ये हमेशा कहाँ होती है? एपिडर्मिस के नीचे होती है। क्लियर? तो एपिडर्मिस के नीचे, मैं इसको दूसरे पेन से बना देती हूँ। एपिडर्मिस के नीचे इस तरह की संरचना वाली जो संरचनाएं हैं, इनको हमने क्या नाम दिया? हाइपोडर्मिस बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? हाइपोडर्मिस। अब ये जो लेयर्स है बेटा, इनकी लेयर, जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैं बनाए जा रही हूँ, थोड़ा बड़ा बड़ा बना रही हूँ ताकि आप लोगों को इसको अलग से दिखे। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो है, ये कितनी लेयर्स की होती हैं? ये लगभग 3 से 4 परतों की बनी हुई होती हैं। ठीक है, तो हम पहले वाली चीज के बारे में बात कर रहे हैं, हाइपोडर्मिस के बारे में। तो आप क्या बताओगे? मैं इन सबको एक बार मिटा दूं? चलिए, तो जो अधश त्वचा होती है, अगर हम इसके बारे में बात करें तो ये कितनी लेयर्स होती हैं? लगभग इसकी 3 से 4 परतें होती हैं, या 3 से 4 लेयर्स होती हैं। ठीक है, ये अलग अलग कोशिकाओं में, यानी कि अलग अलग मतलब प्लांट के अंदर इसका स्ट्रक्चर वगैरह जो है ऑलमोस्ट एक ही होता है, लेकिन कुछ प्लांट्स में, कुछ एक्सेप्शंस के अंदर वो अलग हो सकता है, लेयर्स और बढ़ भी सकती हैं। ठीक है, इनकी जो क्या कहते हैं, अगर हम लोग बात करें कि इनकी जो स्ट्रक्चर होती है वो लगभग कैसी होती है? बेलनाकार। ठीक है, स्ट्रक्चर कैसी होगी इसकी? बेलनाकार होगी। नेक्स्ट आपको ध्यान में देने वाली बात यह है कि ये इनके बीच में गैप नहीं होता है, ये कैसी होती हैं? कंटिन्यूएशन में होती है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे कि ये कंटिन्यूएशन में है।
तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सतत बोलेंगे। ठीक है, कंटिन्यूएशन में है, सतत है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, ये वलयाकार भी हो सकती हैं। कुछ अलग अलग उसमें इनकी जो शेप होती है वो कैसी हो सकती है, वलयाकार होती है। सतत है ये और ये वलयाकार भी हो सकती है। दूसरी चीज यहाँ पे ये आती है कि ये बनी किसकी हैं। अलग अलग उसमें मतलब बेसिक जो एक कॉमन चीज जो आती है, ये बनी हुई होती है कॉलन कायमा की, यानी कि स्थूल कोणोत्तक। ठीक है, ठीक है, कॉलन कायमा। कॉलन कायमा मैंने आपको बताई थी कोशिकाएं कैसी होती हैं। जैसे कि मान लो एक ही कोशिका है, तो इसके जो किनारे होते हैं, इन किनारों पे इस तरह का डिपोजिशन होता है पैक्टिन का। ठीक है, इसके किनारों पे पैक्टिन का डिपोजिशन होता है किसके, स्थूल कोणोत्तक यानी कि कोलनकाइमा सेल्स के अंदर। और ऐसा डिपोजिशन यूजुअली पाया जाता है किसके अंदर, जितनी भी पत्तियों के किनारे होते हैं वहां पे ये उपस्थित होते हैं। अच्छा, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, ये एक यूनिवर्सल लॉ नहीं है कि ये स्थूल कोणोत्तक ही होंगे। अब अगर मैं ये बात कहूं कि मैं यहाँ पे बना रही हूँ इसको, तो जो जलीय ऊतक होते हैं, ठीक है, या जलीय पादप जो होते हैं, जलीय पादपों में ये किसकी बनी हुई होती हैं, ये बनी हुई होती हैं मृदूतक की, यानी कि पैरेन्काइमा की। यानी कि जो हाइपोडर्मिस है, इसका एक यूनिवर्सल लॉ नहीं है कि ये स्थूल कोणोत्तक की ही बनी होगी, ये पैरेन्काइमा की भी बनी हुई हो सकती हैं। तो उसके बारे में आप क्या बताओगे, किसमें, जलीय पादपों के अंदर। चलिए, अगर हम लोग बात करें कि इसके अंदर ये इसका काम क्या है, यहाँ पे क्या काम कर रही है ये, तो ये एक तरह से जो पर्टिकुलरली जो भी लीफ बनी है, तो ये एक तरह का मैकेनिकल सपोर्ट भी प्रोवाइड करती है। ठीक है, क्या प्रोवाइड करा रही है ये, मैकेनिकल सपोर्ट। मैकेनिकल सपोर्ट का मतलब क्या हुआ कि ये एक यांत्रिक आधार प्रोवाइड करती है, हाइपोडर्मिस जो होती है। अच्छा, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे आपको ध्यान क्या रखनी है कि ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करती हैं, यानी कि प्रकाश संश्लेषण जो है वो इसके अंदर होता है। यस, इसके अंदर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो है वो होती है। क्लियर, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे डिस्कस करते हैं। बच्चों, अब आप लोगों ने अंतरिक्ष त्वचा पढ़ ली थी। अब हम बात करते हैं वलकुट के बारे में। वलकुट मतलब कॉर्टेक्स। अब बच्चों, वलकुट जो होता है ये मध्य भाग बनाता है, यानी कि अंदर का भाग बनाता है। अब यहाँ पे जो कोशिकाएं होंगी वो कुछ कुछ इस तरह से कोशिकाएं यहाँ उपस्थित होती हैं। यहाँ मैं 3 ही लेयर बना रही हूँ, ज्यादा नहीं बना रही हूँ, सिर्फ एक समझाने के हिसाब से मैं आपको बता रही हूँ यहाँ पे। तो बेटा, जो वलकुट होता है, यानी कि जो कॉर्टेक्स जो होता है, कॉर्टेक्स के बारे में आप लोग सबसे पहली बात क्या बताओगे, कॉर्टेक्स के बारे में, यानी कि वलकुट के बारे में सबसे पहली बात यहाँ पे ये आती है, ये किसका बना हुआ होता है, मृदुतक कोशिकाओं का। ठीक है, किसका बना हुआ है ये, मृदुतक कोशिकाओं का ये बना हुआ होता है। अच्छा, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, मृदुतक कोशिकाओं का बना हुआ है, यानी कि ये पैरेन्काइमा का बना हुआ है। ओके, अब पैरेन्काइमा का बना हुआ है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेल्स। ये सबसे इंपॉर्टेंट सेल्स होती हैं, किसके लिहाज से, ये लिहाज से प्रकाश संश्लेषण के हिसाब से। ठीक है, चलिए, अगर मैं इसकी संरचना के बारे में बात कहूं तो ये कैसी हो सकती है,
ये गोलाकार हो सकती हैं, ठीक है, ये बहुभुजी हो सकती हैं, ठीक है। कैसे हो सकती हैं? ये गोलाकार हो सकती हैं और बहुभुजी हो सकती हैं, जिनके अंदर यहाँ पे क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, ठीक है। दोबारा से सुन लीजिए, जिसके अंदर क्लोरोफिल उपस्थित होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्लोरेन्काइमा बोलते हैं। क्लोरेन्काइमा, मैंने हिंदी में भी ऐसे लिख दिया, इसको हम क्लोरेन्काइमा। क्लोरेन्काइमा का मतलब क्या हुआ कि प्रेजेंस ऑफ, यानी कि प्रेजेंस ऑफ किसकी? क्लोरोफिल की। तो यहाँ पे क्लोरोफिल की उपस्थिति होती है, ठीक है। जलीय पादप जो होते हैं, जलीय पादपों के अंदर यहाँ पे अवकाश पाए जाते हैं, वहां पे एयर होती है। जलीय पादपों में वल्कुट में क्या उपस्थित होती है? यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे मध्य में अवकाश उपस्थित है। क्या उपस्थित है? मध्य में अवकाश उपस्थित है, एयर स्पेसेस प्रेजेंट है, और इसी की वजह से यहाँ पे क्या आती है? उत्प्लावकता आती है। उत्प्लावकता को क्या बोलते हैं? बाउंसी इफेक्ट जो आता है। अगर हम बॉल को, ठीक है, या फिर रबड़ के टायर को अगर हम फेंकें, कहाँ फेंक दें? अगर हम लोग किसी पानी के अंदर फेंक दें रबड़ के टायर को, तो वो ऊपर की तरफ उछलता है। उसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? उत्प्लावकता बोलते हैं, या फिर उस इफेक्ट को हम बाउंसी इफेक्ट बोलते हैं। यहाँ तक बात समझ में आ गई? तो ये कोशिकाएं किसके अंदर होती हैं? ये किसमें? ये वाले जो जलीय पादप होते हैं, यहाँ पे क्या प्रेजेंट होगा? ये वायुतक बोलते हैं, और इसको हम क्या बोलते हैं? एरेनकाइमा, ठीक है। क्या बोलते हैं? एरेनकाइमा बोलते हैं। अब एक बात ध्यान रखने वाली ये है कि इनके बीच बीच में अवकाश भी उपस्थित होता है। अवकाश यानी कि इंट्रासेलुलर स्पेस, ठीक है। इंट्रासेलुलर स्पेस इज प्रेजेंट इन द कॉर्टेक्स सेल्स। कॉर्टेक्स सेल्स के अंदर अंतराकोशिकीय अवकाश जो है वो उपस्थित होते हैं। ये बात को आपको हमेशा दिमाग में रख के चलनी है। चलिए एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे डिस्कस करती हूँ। तो बेटा कॉर्टेक्स के बारे में आप लोगों ने बहुत सारी चीजें पढ़ी थी। नेक्स्ट चीज जो यहाँ पे आती है, जिसमें आपको ध्यान देने वाली बात करनी है, वो ये करनी है कि कॉर्टेक्स के अंदर कई बार स्टोरेज भी होता है। यहाँ पे रेजिन डक्ट्स प्रेजेंट होती हैं, यहाँ पे कैल्शियम ऑक्सलेट के क्रिस्टल्स भी प्रेजेंट हो सकते हैं। तो यानी कि ये वाली कोशिकाएं जो होती हैं, यानी कि ये कोशिकाएं कौन सी हैं? वल्कुट कोशिकाएं हैं, ठीक है। वल्कुट यानी कि कॉर्टेक्स की ये सेल्स हैं, और इनके अंदर यानी कि इसमें क्या हो सकता है? संग्रह भी होता है, यानी कि स्टोरेज भी होता है। स्टोरेज अलग अलग चीजों का हो सकता, स्टोरेज जो है वो अलग अलग चीजों का हो सकता है, चाहे वो लेटेक्स का स्टोरेज हो, चाहे वो अगर हम लोग बात करें किसी भी एक प्लांट के वेस्ट का स्टोरेज हो, किसी भी चीज का। कैल्शियम ऑक्सलेट के क्रिस्टल्स जो होते हैं वो भी यहीं पे प्रेजेंट होंगे। तो ये हो गया द ऑल सम अप ऑफ द कॉर्टेक्स यानी कि वल्कुट के बारे में। इसके नीचे एक विशेष तरह की एक जीवित कोशिकाओं की एक परत होती है, इस तरह से ये। अब यहाँ पे बहुत ही सुव्यवस्थित तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से ये लेयर बनी हुई होती है, ठीक है। बहुत ही सुस्पष्ट नजर आती है, संवहन ऊतकों को घेरे हुए, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एंडोडर्मिस, ठीक है। या फिर इसको हम लोग क्या बोलते हैं? अंतस्थ त्वचा बोलते हैं, एंडोडर्मिस बोलते हैं। यहाँ की कोशिकाएं जो होती हैं, ये कोशिकाएं कैसी होती हैं? जीवित होती हैं। अब बच्चों यहाँ पे ध्यान देने वाली ये है
कि जो वल्कुट के नीचे जो ये एंडोडर्मिस है, इसके उद्गम के बारे में कभी किसी ने बताया नहीं, और किस तरह से ये क्या कहते हैं होती हैं ये हमें पता है, क्योंकि ये पतली पतली संरचनाएं होती हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये किसको घेरे रहती हैं, ये संवहन ऊतकों को घेरे रहती हैं। ठीक है, कहाँ घेरे रहती हैं, ये संवहन ऊतकों को ये घेरे रहती हैं। तो बच्चों आज के वीडियो में इतना ही हम लोग करते हैं। कल के वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कशन करेंगे कि मज्जा किस तरह से उपस्थित होती है, मज्जा से मज्जा किरणें कैसे निकलती हैं, और अगर हम लोग बात करें कि वहां पे संवहन ऊतक जो होते हैं किस किस तरह से ये अरेंज हो सकते हैं, तो कल के वीडियो के अंदर हम इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लिखते रहिए, पढ़ते रहिए, कमेंट जरूर करते रहिए। थैंक यू।